बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना, और इसके हमने जो है एनाटमी ऑफ ओरल कैविटी भी पढ़ ली थी, फेरिंक्स को भी कवर कर लिया था, और इसोफिगस एंड स्टमक, ये हमारे तमाम पोर्शंस हो चुके हैं। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एनाटमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आज हमने पढ़ना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, ठीक है। अब ये हमारे दो पार्ट्स आ गए। बाकी जो है रेक्टम एंड एनस वो स्मॉल पार्ट है, ठीक है, उसको इतनी हम डिटेल स्टडीज़ नहीं करते, बस उनके हमें फंक्शन पता होना चाहिए। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन किसे कहते हैं, आंतों को, ठीक है, आंत को इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारी बड़ी आंत होती है, ठीक है। नाम से ऐसे शो होता है, पहले थोड़ी सी इसके बारे में देख लेते हैं। नाम इसका ऐसे शो कराता है कि जैसे छोटी आंत लंबाई में छोटी होगी और बड़ी आंत लंबी होती है, इस वजह से उसको बड़ी आंत कहते हैं। ऐसा नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लंबाई छोटी होती है लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है बड़ी आंत से, जबकि बड़ी आंत की क्या होती है, उसकी लंबाई कम होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ऑपोजिट रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लेंथ में यानी कि लंबाई में कम होती है लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली हमारी प्रीवियस लेक्चर अगर हम रिवाइज करें तो उसमें ये था कि जो भी खुराक हम खाते हैं मुंह से दांतों के ज़रिए टूटती है, और टूटने के बाद कहाँ जाती थी, हमारे ईसोफिगस से होती हुई, ठीक है। जो खुराक की नाली है जिसे फूड पाइप या ईसोफिगस कहते हैं, वहाँ से गुजर के हमारे मैदे में आती थी स्टमक में, ठीक है। स्टमक में आके गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, वो उसको खुराक को हज़म कर देते हैं, ठीक है। स्टमक में आती है, खुराक हज़म होती है तो आगे चली जाती है। आगे जो होती है बेसिकली हज़म होने के बाद पूरी हज़म नहीं होती, यहाँ पे लिक्विड में पानी जो हम पहले सॉलिड खा रहे होते हैं ना, वो हमारे यहाँ स्टमक में आके माया बन जाती है, कायम जिसे कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ चला जाता है, आगे नेक्स्ट मूव करता है इंटेस्टाइन में, और मैदे के बिल्कुल नीचे छोटी आंत पड़ी होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैदे के बिल्कुल साथ, मैदा हमारा छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसको हम जो है ना 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 3 हिस्से होते हैं। हमारी डाइजेशन का ज़्यादातर प्रोसेस यहाँ हो रही होती है। हमारी खुराक के आप लोगों को मैंने 4 मराहल पढ़ाए थे कि खुराक जिसम में किन 4 मराहल से गुजरती है। पहला था हमारा इंजेशन, यानी कि जो हम खुराक को खाते हैं वो तो हमारा मुंह में हो गया था, ठीक है। डाइजेशन यानी कि खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि वो हज़म हो सके। फिर था एब्जॉर्प्शन, ताकि खुराक खून में जज्ब हो सके। और लास्ट था एलिमिनेशन, यानी कि खुराक को जिस्म, जो ना हज़म होने वाली खुराक है उसको जिस्म से बाहर निकालना। जो हमारी डाइजेशन है एंड एब्जॉर्प्शन है, ये दो हैं, ठीक है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं, जो पहले इलियम जो होते हैं, 3 पोर्शंस में हम डिवाइड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। इन 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, ठीक है। जो स्टमक के बिल्कुल साथ होता है वो इलियम होता है, उसके बाद जो होता है जिजेनम होता है, और लास्ट में जो होता है स्टमक के बिल्कुल साथ ड्यूडेनम होता है, उसके बाद इलियम जिजेनम होता है, नेक्स्ट लास्ट में जो होता है वो हमारा इलियम पड़ा होता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। ये जनरल ओवरव्यू था स्मॉल इंटेस्टाइन का। बस आप लोगों ने कंसेप्ट में ये चीज़ याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है लंबाई में कम होती है लेकिन चौड़ाई में डायमीटर में ज़्यादा होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। और लास्ट चीज़ जो है इसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे होते हैं। पहले जो 2 पार्ट्स होते हैं उसमें डाइजेशन होती है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें एब्जॉर्प्शन होती है। वैसे तो विलाई जो होते हैं वो पूरे के पूरे, विलाई एक स्ट्रक्चर होते हैं स्पेशल जो एब्जॉर्प्शन। अब सवाल ये होता है कि एब्जॉर्प्शन यानी कि खून में जज्ब कैसे होनी है, ठीक है। तो खून कहाँ होता है, खून को क्या चीज़ लेके जा रही है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो हमारी जो छोटी आंत में जो होते हैं विलाई की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि खुराक को जो होती हैं वो जज्ब कर रही होती हैं और खून में पहुंचाती हैं। इसको डिटेल से देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टमक टू इलियोसिकल जंक्शन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है स्टमक से शुरू होती है और इलियोसिकल जंक्शन तक फैली हुई होती है। एक्सटेंड का मतलब होता है फैलना, मैदे से इलियोसिकल जंक्शन, जंक्शन कहते हैं एरिया को या रीजन को या पार्ट को, ठीक है, जगह को।
इलियम हो गया, ठीक है। सीकल जो होते हैं, सीकल हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका स्टार्ट का पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ तक जुड़ी हुई होती है, ठीक है। एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसका। ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ ये कलर्ड है, ज़रा मैं आप लोगों को इसलिए शो करा रही हूँ, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसका जो बिल्कुल मैदे के साथ जुड़ा होगा उसे हम ड्यूडेनम कह देंगे। दरमियान वाला जो हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे जेजेनम, और लास्ट वाला जो हिस्सा होगा उसे इलियम कहते हैं। इलियम जो होता है यहाँ से ये देखें बिल्कुल जो, क्योंकि ज़ाहिर है मैदे के साथ जैसे जुड़ी हुई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे एक तरह का फॉर एग्जांपल आप समझ लें जैसे पाइप्स होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं ये। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बड़ी आंत के साथ जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके साथ जहाँ से जुड़ती है, ये वाला पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का ये सीकम कहलाता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का इलियम होता है और इसका सीकम, इलियम और सीकल मिला के इलियोसीकल जंक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ स्टमक से मैदे से देखिए शुरू होना स्टार्ट हुई है, मैदे से जुड़ी हुई होती है खुराक ने क्योंकि इधर भेजना, ठीक है। मैदे से शुरू होके इलियोसीकल पार्ट में जो है ये ख़त्म होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये हो गया कि कहाँ ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद है द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6.9 मीटर इन मेल्स एंड 7.1 मीटर इन फीमेल्स। 6.9 जो मीटर इन मेल्स में 6.9 मीटर होती है और फीमेल में इसकी लेंथ कितनी होती है 7.1 मीटर होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कहते हैं कि लाइज का मतलब होता है पड़ी हुई होती है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी पेट में मौजूद होती है, सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। सराउंड कहते हैं इर्द गिर्द होना, यानी कि जिसके इर्द गिर्द क्या होती है लार्ज इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है दरमियान में होती है, इर्द गिर्द आप लोगों ने देखा उसको स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ी हुई होती है, ठीक है, उसने कवर किया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या होती है द लेंथ ऑफ द स्मॉल, इसके बाद इट इज़ डिवाइडेड इनटू दी 3 पार्ट्स, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कौन कौन से पार्ट है? ड्यूडिनम, जिजिनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ड्यूडिनम जो होता है सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जो स्टमक के बिल्कुल साथ होता है, ठीक है। साइज़ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसका साइज़ याद रखें, लेकिन आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि इतना होता है। 2.5 मीटर से 3.5 मीटर होता है। जेजिनम जो होता है वो 2.5 मीटर होता है और जो हमारा इलियम होता है वो 2 से लेकर 4 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। तो इसका साइज़ आपको ओवरऑल लेंथ याद होनी चाहिए, लेकिन जो है ये वाली लेंथ जिसके ड्यूडिनम कितना होता है, जेजिनम या इलियम, ये आप लोग बेशक ना करें तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों के नाम स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 3 पार्ट्स हो गए। ड्यूडिनम हो गया सबसे पहला पार्ट होता है जो कि मैदे के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जेजिनम जो होता है दरमियान वाला हिस्सा होता है जो कि फैला हुआ होता है। इलियम सबसे आखिरी वाला हिस्सा होता है जो कि बड़ी आंत के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विलाई के बारे में बताए हुए, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन और स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है उभार, ठीक है, कॉल्ड इंटेस्टिनल वेलाई। वेलाई उन्हें कहा जाता है थ्रू विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है? खुराक की, खून में जज्ब होती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन 4 लेयर्स बताई थी, टिश्यू की 4 लेयर्स बताई थी मैंने। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। जो म्यूकोसा होती है ना जो कि बिल्कुल बाहर की तरफ मौजूद होती है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बिल्कुल छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक कौन सी होती है जो आम आँख से ना दिख सके, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। बिल्कुल उंगली की तरह, जैसे हमारी उंगली होती है फिंगर, ठीक है, इस तरह की जो होती हैं साख्तें होती हैं जो कि जिनको हम विलाय कहते हैं, जिन्होंने क्या करना होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन ब्लड। खुराक को जज्ब करके खून वहाँ से, ठीक है, जैसी मैदे से आती है इस वहाँ से खुराक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ खून में भेजना होता है। उसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं जिसकी वजह से खुराक जो है आंतों से जज्ब होके इनके ज़रिए खून में पहुँच जाती है, ठीक है। फिर वहाँ से जिगर में और जहाँ जहाँ हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है वहाँ पे जाती है खुराक, ठीक है। वेलाई का ये इंपॉर्टेंट है, वेलाई का आप लोगों ने लास्ट में लिखना है। म्यूकस मेम्ब्रेन में स्मॉल जो होती है वो स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम विलाई कहते हैं, ठीक है। विलाई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती हैं।
जिसकी वजह से खुराक जो होती है वो हजम होती है। बाहर की तरफ क्यों होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्यों होती है? अगर आपको याद हो, सबसे आउटर लेयर मैंने म्यूकस मेम्ब्रेन बताई थी, ठीक है। उसका ये होता है क्योंकि उसने खून में बाहर की तरफ, खून बाहर की तरफ फ्लो कर रहा होता है, खुराक को अंदर से बाहर की तरफ भेजना होता है, यानी कि खुराक को जज्ब कराना है, खून में भेजना है, इसलिए होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डायग्राम, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। इसी तरीके से ड्यूडेनम पार्ट इन लोगों ने बिल्कुल स्टमक के इधर शो किया हुआ है, आप लोगों ने इधर नहीं करना, इस एरो को आप लोग इधर लेकर आएंगे, ठीक है। जहाँ से मैदा ख़त्म होता है वहाँ से ये सिरा शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में जो है थोड़ी सी रॉन्ग लेबलिंग है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने नीचे से ड्रॉ करना है। और जेजुनम जो होता है ये लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, इस तरीके का जो पड़ा हुआ होता है, ये वाला पार्ट सारा जेजुनम होता है, ठीक है, यहाँ पे। और सबसे लास्ट पार्ट जो ये बड़ी आंत के साथ जुड़ा होता है, इलियम, इसको इलियोसिकल पार्ट जहाँ से पड़ा था शुरू में, ठीक है, इलियम कहते हैं, सबसे लास्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ पे। इसको कलर में भी देख लिया था एक दफ़ा कि ये वाला हिस्सा जो मैदे के बिल्कुल साथ होगा ड्यूडेनम होगा, लार्ज में जो ये सारा फैला हुआ है ये जेजुनम है, और सबसे लास्ट में जो होता है वो इलियम होता है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स आ गए, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये 2 काम ही हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने करने होते हैं, और किसकी मदद से करता है? विलाई की मदद से करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली बड़ी आंत जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने पहले बताया लंबाई में जो छोटी होती है, लेकिन इसका डायमीटर और चौड़ाई जो होती है वो ज़्यादा होती है। खुराक तकरीबन जो है वो हमारी छोटी आंत में भी हज़म हो जाती है और उधर से जज्ब भी हो जाती है, लेकिन कुछ पानी हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो गए, और कुछ विटामिन इसमें बनते हैं, ठीक है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को खुराक में से निकाल लिया जाता है बड़ी आंत में, ठीक है। और बाकी जो ना हज़म होने वाली खुराक है जो पीछे बच गई होती है, छोटी आंत में हज़म नहीं हुई होती, ठीक है, उसको क्या करते हैं, आगे भेज दिया जाता है। आगे कहाँ? रेक्टम में। रेक्टम क्या होता है? वो जहाँ बड़ी आंत ख़त्म होती है, बिल्कुल एक एरिया होता है जहाँ खुराक को वक्ती तौर पे स्टोर रखा जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से आगे एनस में, एनस जिसे हम मकत कहते हैं, ठीक है, जब फिल हो जाता है बिल्कुल रेक्टम, ठीक है, और ज़रूरत फील होती है कि अब इसको बाहर निकालना है, भर के इसमें मज़ीद जगह नहीं है, तो उसको बॉडी से बाहर एनस के ज़रिए निकाल दिया जाता है, जिसे हम स्टूल्स कहते हैं या फीसिस कहते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम एंड ऑफ इलियम टू एनस, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है हमारा इलियम से, इलियम लास्ट पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ से एनस तक फैला हुआ होता है। इट अबाउट 1.5 मीटर इन मेल फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। 1.5 मीटर होती है, एंड 1/5 ऑफ द होल एक्सटेंट ऑफ द इंटेस्टिनल कैनाल, ठीक है। 1.5 जो होता है पार्ट होता है, यानी कि 1/4 से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा होता है ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम कौन कौन से हिस्सों में तकसीम करते हैं? सीकम, कॉलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, ठीक है। ये इसके बेसिकली पार्ट्स नहीं आते, आपकी बुक में जो है मेंशन किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसको नंबरिंग नहीं देनी है। रेक्टम और एनल को आप लोगों ने नंबरिंग नहीं देनी है, यहाँ मिस्टेकनली दे दी है मैंने, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट, कौन कौन से हिस्से होते हैं? सीकम, कोलन, ये बेसिकली ये 2 लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से होते हैं। इसको बेशक रेक्टम, एनल कर सकते हैं, कहीं पे इसे सेपरेट लिखते हैं, कहीं पे कंबाइन लिखते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हमने बेसिकली 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, सीकम एंड कॉलन, ठीक है। सीकम वो वाला हिस्सा होता है जो बिल्कुल छोटी आंत के साथ जुड़ा होता है, जहाँ से खुराक बिल्कुल दाखिल होती है, ठीक है, वो हमारा सीकम होता है। इसके बाद कॉलन होता है, कॉलन बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा होता है अगर देखें तो, ठीक है। ये वाला सारा हिस्सा जो भी बाहर का पार्ट होता है जिसने सारा कवर किया होता है, इस सारे का सारा कॉलन में आता है, ठीक है, कॉलन में आएगा। कौन कौन से पार्ट्स में कॉलन को जो है फर्दर हम डिवाइड करते हैं और पार्ट्स में, कौन कौन से? असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, सिग्मॉइड। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है, असेंड ऊपर की तरफ उठना। असेंडिंग कॉलन वो होता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इस तरफ अगर हम एरो को ऊपर की तरफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो असेंडिंग होगा। नेक्स्ट है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ये कि जो उसके अपोजिट ऊपर से नीचे की तरफ, डिसेंड का मतलब नीचे की तरफ आना, ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ हिस्सा आ रहा होगा वो डिसेंडिंग कॉलन होता है।
दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको हम ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट ट्रांसवर्स कॉलन। और जो बिल्कुल लास्ट वाला होता है सिग्मॉइड कॉलन इसे कहते हैं, जो ये डिसेंडिंग के नीचे होगा उसे हम सिग्मॉइड कॉलन कहेंगे, जो कि हमारा रेक्टम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से जैसे सिग्मॉइड कॉलन या कॉलन जहाँ से ख़त्म होता है, नेक्स्ट जो होता है रेक्टम और एनस आ जाता है। रेक्टम में खुराक को वक्ती तौर पे जमा किया जाता है जो कि हज़म नहीं होती, एनस में बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है कि क्या क्या आज हमने रीड आउट किया है। हमने एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये 2 टॉपिक कवर किए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो आपने ये बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टमक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक इलियम तक इलियोसिकल पार्ट तक फैली हुई होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का बारे में आपने ये लिखना है, इसकी जो होती है लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से कम होती है लेकिन डायमीटर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। नेक्स्ट आप लोगों ने इसके 3 पार्ट्स लिख देने हैं, कौन कौन से हैं, ड्यूडिनम, जिजेनम एंड इलियम, ठीक है। और ये लिख देना है कि जो बिल्कुल स्टमक के साथ का स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ड्यूडिनम, जिजेनम होता है जो दरमियान में फैला हुआ हिस्सा होता है वो होता है, और लास्ट जो पार्ट होता है वो इलियम होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो होता है, और आप लोग ने ये चीज़ याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन हो गई है, ठीक है, इसलिए विलाई का ज़रूर लिखना है कि विलाइक जो होती है उंगली की तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैली हुई होती हैं, जिन्होंने खुराक को फूड में हजम कराना होता है, ठीक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की, पानी और नमकियात की एब्जॉर्प्शन कर ली जाती है उस खुराक में से जो कि हजम नहीं हो रही होती, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सीकम एंड कॉलन। कॉलन के आगे असेंडिंग कॉलन आते हैं, जो ऊपर की तरफ चल रहा होता है, बिल्कुल इलियम से जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं असेंडिंग कॉलन। उसके साथ जो आएगा लंबाई में यानी कि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर। नीचे की तरफ जो आता है वो होता है हमारा डिसेंडिंग कॉलन, और बिल्कुल साथ होता है इसे सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। लास्ट में रेक्टम आ जाता है जहाँ के ना हजम होने वाली खुराक को जमा कर दिया जाता है। उसके बाद एनस आता है जहाँ से खुराक को जिस्म से बाहर निकाला जाता है जो कि हजम नहीं होती। टुडे जो है हमारा टॉपिक ये कवर हो चुका है जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी, ठीक है। इस पर पार्ट्स हमने पहले एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है। स्मॉल मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड होती है, कहाँ से, माउथ से स्टार्ट होती है, एनस तक फैली हुई होती है। नेक्स्ट हमने इसका पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में और असेसरी ऑर्गन्स। असेसरी ऑर्गन्स कौन से थे, जो कि हेल्प करते हैं लेकिन खुद मेन ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, गॉल ब्लेडर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। और जो हमारा मेन ऑर्गन जो कि एलिमेंट्री कैनाल थे उसमें इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारे पार्ट्स आते थे। इसके बाद जो हमने पढ़ा था 1 बाय 1 इनकी हमने अनाटमी को डिस्कस किया था। पहले सबसे पहले ओरल कैविटी को किया था क्योंकि हमारा मुंह से शुरू होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि ओरल कैविटी में हमारे लिप्स आते हैं, टीथ आते हैं, चीक्स आते हैं, गाल यानी कि, ठीक है, पैलेट तालू आता है, और सलाइवरी ग्लैंड आते हैं, टंग आती है, ज़बान आती है, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या कौन से होते हैं, टीथ। सबसे पहले टीथ क्या कर रहे होते हैं, हमारी खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, ठीक है। ज़बान क्या कर रही होती है, इस पर टेस्ट बड्स होते हैं, खुराक की सिलेक्शन कर रही होती है और फूड का जो जायका है वो टेस्ट करती है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करती है, इनके पहचानती है कि कौन सी तरह की हम खुराक खा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, थूक पैदा करते हैं। थूक क्यों ज़रूरी है, खुराक को नरम करते हैं ताकि आगे इसोफेगस में से आसानी से गुजर सके। नेक्स्ट पार्ट था बिल्कुल बकल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ के ख़त्म होते ही हमारा फेनिक्स स्टार्ट हो जाता है। फेनिक्स में क्या होता है, 2 पाइप्स गुजरती हैं, गुजरगाह होती है, हम कह सकते हैं स्मॉल ईजी वर्ड्स में, ठीक है। लार्ज जिसमें से क्या क्या होता है, इसोफिगस और जो होते हैं हमारी एयर पाइप या ट्रेकिया, वो दोनों पास कर रहे होते हैं। यहाँ से जो इसोफिगस है इसको हम खुराक की नाली कहते हैं, और जो ट्रेकिया है उसको एयर पाइप या हवा की नाली कहते हैं। जब भी हम खुराक को खाते हैं जो एयर पाइप है उसके ऊपर एक ढक्कन आ जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जिसकी वजह से वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट था उसके बाद इसोफिगस जो होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़रिए खुराक को कहाँ भेजती है, मैदे में। मैदे में जाके खुराक हज़म होती है। मैदे की हमने
आगे पढ़े थे। आगे हमने स्टमक की एनाटमी में पढ़ा था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मैदे के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके बेसिकली 4 पार्ट पढ़े थे। कार्डिक रीजन पढ़ा था, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन, ठीक है। कार्डिक रीजन जो होता है बिल्कुल जो इसोफेगस जहाँ आके ख़त्म होती है वो होता है। फंडस उसके साथ वाला पार्ट होता है। बॉडी दरमियान वाला जहाँ खुराक ने पूरा चढ़ने का अमल यानी कि हज़म होना होता है वो होता है। उसके बाद जहाँ से बाहर की तरफ जा रही होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजी जाती है वो पाइलोरिक रीजन के ज़रिए जा रही थी, ठीक है। स्टमक के बाद आज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। छोटी होती है ये लेंथ में लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा होती है। 3 पार्ट हैं। इसने क्या करना होता है, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन करनी होती है खुराक की और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है खुराक को। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, उस खुराक से जो कि हज़म नहीं हो रही होती। इसके बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ठोस शक्ल में जो होती है ना हज़म होने वाली खुराक को वो रेक्टम में भेजती है। रेक्टम जो होता है टेम्पोरेरीली स्टोर करेगा, वक्ती तौर पर स्टोर करता है और आगे एनस में भेज देता है, वहाँ से जाके जिस्म से एलिमिनेट कर दी जाती है। आज का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। कल हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।